नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपने 10वीं क्लास का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्येक पदार्थ में, वस्तुओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। तो परिवर्तन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भौतिक परिवर्तन, और एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन का मतलब है किसी पदार्थ के रंग, रूप, आकार आदि बाहरी गुणों में परिवर्तन। किसी प्रक्रिया के द्वारा या किसी अभिक्रिया के द्वारा किसी पदार्थ के जो बाहरी गुण है, जैसे रंग, रूप, आकार, उसका जो साइज और जो शेप है, उसमें जो चेंज होता है उसे बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है। अब देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अस्थायी होता है। अस्थायी का अर्थ ये है कि जब बाहरी कारक हटाएंगे तो जो वस्तु है वो अपने मूल रूप में आ जाएगी। जैसे देखिए बर्फ को जब अपने क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये किस में बदल जाती है, जल में, लिक्विड में बदल जाती है। बर्फ क्या है, ठोस, किस में बदल गई, लिक्विड में, द्रव में। इसको और ज्यादा गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, वाष्प में, यानी कि गैस में बदल जाएगा। गैस को अपन ठंडा करेंगे तो ये द्रव में बदल जाएगी, और ज्यादा ठंडा करेंगे तो ये किस में बन जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए परिवर्तन स्थायी नहीं है। जब अपने जल से बर्फ बनाई, द्रव से बर्फ बनाई, तो ये बर्फ ही नहीं रहेगी सदा। जब अपने मूल कारक हटा लेंगे, यानी कि मूल कारक क्या था, ऐसा कारण जिसके कारण वो परिवर्तन आया, तो मूल कारण जो था वो अपने पास उसको ठंडा करना था, संघनन था उसका। जब अपने उसको ठंडा किया तो वो किस में बदल गया, बर्फ में बदल गया। जब अपने इस ठंडे करने वाले कारक को हटाएंगे तो ये बर्फ वापस से किसमें बदल जाएगी, जल में। यानी कि परिवर्तन स्थायी नहीं है। वह परिवर्तन जो स्थायी नहीं है कौन सा है, भौतिक परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन है। बर्फ से जल बनाई जा सकती है, जल से बर्फ बनाया जा सकता है। आप कितनी भी बार इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हो। ठीक है। तो ऐसा परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। अब इसका सूत्र भी क्या होगा, H2O, इसका भी क्या होगा, H2O, और इसका भी क्या होगा, H2O। यानी कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का अणुसूत्र नहीं बदलता। अब देखिए जो बर्फ है वो भी पानी है, जो जल है वो भी पानी है, जो भाप बनेगी वो भी क्या है, पानी है। ठीक है। तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता इसके अंदर, सिर्फ उसका रंग, रूप और आकार परिवर्तन होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है। तो देखिए इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो भौतिक परिवर्तन की बात करें, जब किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार में परिवर्तन आ जाता है तो वो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसा परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी कि जो कारण है उस कारण को हटा दो, वस्तु अपने मूल रूप में आ जाएगी। पदार्थ का अणुसूत्र भी इसमें नहीं बदलता और इसमें कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता। तो जैसे अपने जल से बर्फ बनाना, बर्फ से जल बनाना, ठीक है, तो ये अस्थायी है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार बर्फ से जल बन गया तो वापस वो बर्फ नहीं बन सकता, या एक बार जल से बर्फ बन गया तो वापस वो जल नहीं बन सकता। ठीक है। अब अपने बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के जो रासायनिक गुण हैं, जो उसके केमिकली प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो उसका
रासायनिक उसका संगठन है वो बदल जाता है, ठीक है। और ये परिवर्तन क्या होता है, स्थायी होता है, स्थायी। जिस प्रकार आपने लकड़ी को जलाया, लकड़ी को आपने जला दिया तो अब वो किसमें बदल गई, कोयले में बदल गई, लेकिन आप कोयले से वापस लकड़ी नहीं बना सकते, ठीक है। तो ऐसे परिवर्तन जो स्थायी होते हैं क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसमें अणुसूत्र बदलता है, इसमें अणुसूत्र बदलता है, अणुसूत्र बदलता है। अणुसूत्र बदलने का मतलब क्या है, आपने लकड़ी ली, लकड़ी क्या है, कार्बन, ठीक है। इसको जलाया, कोई भी वस्तु जलेगी तो क्या चाहिए उसके लिए, ऑक्सीजन, O2। अब इसको जलाया तो जलाने पर क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस में हीट एंड टेम्परेचर निकलेगा, ऊष्मा और ताप निकलेगा, ठीक है। तो अब देखिए लकड़ी थी, कार्बन, ऑक्सीजन, गैस। अब जो पदार्थ यहां पर थे इनका सूत्र बदल गया, अब क्या हो गया, CO2, ठीक है। तो इसमें अणुसूत्र बदल जाता है, पहले कार्बन और ऑक्सीजन थे, अब क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो अब देखो इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। नए पदार्थ बनने का मतलब क्या है कि जब लकड़ी को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, ठीक है। लकड़ी को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, नया पदार्थ है, ठीक है, जो इसके अंदर बना है। अब अपने दोबारा इस प्रक्रिया को नहीं कर सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके कोयले के अंदर डाल के वापस लकड़ी बना दे, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब देखिए इसके उदाहरण क्या होंगे, रासायनिक परिवर्तन के, भौतिक परिवर्तन के क्या उदाहरण होंगे, जैसे लकड़ी को काटना, ठीक है। लकड़ी को काटते हैं तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वो लकड़ी ही है, ठीक है। इसके अलावा लोहे को गलाना, लोहे को गलाओ वो लोहा ही रहेगा, कुछ देर बाद आप ठंडा करोगे वो वापस क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, ठीक है। सोने को गलाना, चांदी को गलाना, ठीक है। इसी प्रकार एक मैंने आपको बता दिया, द्रव से बर्फ बनाना, बर्फ से वापस जल बनाना, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करें तो किसी भी वस्तु को जलाना, जैसे लकड़ी जलाना, दूध से दही बनाना, दूध से दही बन गया तो वापस दही से दूध का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है। तो वे सभी परिवर्तन जिनमें मूल पदार्थ को वापस नहीं बनाया जा सकता रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी अपने बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक परिवर्तन ही, रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। सिंपल डेफिनेशन, रासायनिक अभिक्रिया है। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो गया तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे मैंने लकड़ी ली, ठीक है, कार्बन, लकड़ी में क्या होता है, कार्बन, इसको जलाया किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के बिना वस्तु नहीं जलेगी, तो क्या बन गया, CO2 गैस बन गई, प्लस में हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। अब देखो रासायनिक परिवर्तन हो गया, एक नया पदार्थ बन गया, रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो रासायनिक परिवर्तन ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो अभिक्रिया दो तरह की होती है, जब इसको शब्दों में लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं शब्द अभिक्रिया। जैसे आपने लिखा कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर हम प्रतीक और चिन्हों का यूज करते हैं तब उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन किसी वस्तु में हो रहा है तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया को जब अपने लिखते हैं, अगर उसको रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों, उसके सूत्रों से लिखा जाता है तो उसे बोला जाता है रासायनिक समीकरण, अगर शब्दों में लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं शब्द समीकरण, ठीक है। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या है,
रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण C+O2, एक एग्जांपल लेते हैं अपने, CO2 बनता है, ठीक है, सिंपल एग्जांपल लिया है, C+O2 से क्या बनता है, CO2 बनता है। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं अपने, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह उनके चिन्ह लिए हैं, तो इसे बोलेंगे रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जब अभिकारकों व उत्पादों को उनके अनुसूत्रों व चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जब अपने देखो लकड़ी को जलाया, कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अपने क्या लिखा, कार्बन की जगह उसका सैंपल लिखा, उसका प्रतीक लिखा, ऑक्सीजन की जगह उसका प्रतीक लिखा और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह उसका प्रतीक लिखा। तो जब अपने रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं और जो बन रहा है, उन सबको अपने चिन्हों से, अनुसूत्रों से प्रदर्शित करते हैं, तो वो कहलाता है रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो अभी अपने एक चीज देखते हैं कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। देखिए ये अभिकारक होते हैं, अभिकारक, इनको क्रियाकारक भी कहते हैं, क्रियाकारक, ठीक है, जो अभिक्रिया को शुरू करते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद या क्रियाफल। इन दोनों ने आपस में क्रिया की और क्रिया का ये परिणाम था क्रियाफल, ठीक है। तो ये अभिकारक होते हैं और ये उत्पाद होते हैं, ठीक है। तो अभिकारक और उत्पाद आपको समझ में आ गया होगा। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक, अभिकारकों की अभिक्रिया से जो बनता है वो उत्पाद, ठीक है। देखिए आगे, अब जो रासायनिक समीकरण होती है, रासायनिक समीकरण, राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण संतुलन है क्या। जैसे मैंने ये लिखा, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं हो सकता, जितने परमाणु संख्या इधर है उतनी ही परमाणु संख्या इधर होगी, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि ना तो किसी चीज को बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो देखिए इधर एक ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इधर एक ऑक्सीजन बढ़ गया, तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के खिलाफ है। किसी भी चीज को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसका रूप बदला जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है लेकिन इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। इसको अपने क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, ठीक है। यानी कि अभिकारकों में जितनी परमाणु संख्या है उतनी ही उत्पादों में परमाणु संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इस विधि को बोलते हैं हिट एंड ट्रॉयल। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट है, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है। तो हिट एंड ट्रॉयल कहलाती है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण को लिखने के सिंपल से नियम है, ठीक है। आप इस तरह से खड़े हो जाइए, ये दायां और ये बायां, ठीक है। तो पहला नियम क्या है, एक समीकरण यहां लिख रहा हूं C+O2 CO2, ठीक है। प्लस में क्या बनेगा, हीट एंड टेम्परेचर। तो अभिकारक हमेशा दाईं ओर लिखे जाएंगे, अभिकारक हमेशा दाईं ओर लिखे जाएंगे, और दो या दो से अधिक अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहां लगाया देखो,
अभिकारक दाईं ओर लिखे जाएंगे, जो आपस में क्रिया कर रहे हैं वो दाईं ओर लिखे जाएंगे, और दो या दो से ज्यादा है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, एक और भी होता तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा के उसको लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर अपने उत्पाद की बात करें तो उत्पाद हमेशा बाईं ओर लिखे जाएंगे, और दो या दो से अधिक उत्पादों के बीच में भी क्या लगेगा, प्लस का निशान लगेगा। जैसे यहाँ उत्पाद हो गए कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एंड टेम्परेचर बन रहा है, तो दोनों के बीच में प्लस का निशान है, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि अभिकारक और उत्पादों में जो भी तत्व यौगिक भाग ले रहे हैं उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करो, ठीक है। तो देखिए तत्वों या पदार्थों की भौतिक अवस्था प्रदर्शित की जाएगी। जैसे मैंने कह दिया कि ये अभिक्रिया हुई है, कार्बन ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो इसकी भौतिक अवस्था क्या है, कोयला क्या है, ठोस है, तो भौतिक अवस्था लिखनी पड़ेगी एस, ठोस। ये क्या है, गैस, तो जी। ये क्या है, ये भी गैस है, तो जी, ठीक है। अगर कोई जलीय विलीन है तो उसको एक्वस AQ से शो करेंगे, अगर लिक्विड है तो उसके ब्रैकेट में L लिखेंगे, अगर कोई चीज सॉलिड है तो S लिखेंगे, ठीक है। और अगर कोई गैस है तो उसके ब्रैकेट में G लिखेंगे। जैसे ये सॉलिड था तो S लिख दिया, ठोस था, ये गैस है तो G लिख दिया, ये गैस है तो G लिख दिया। अब देखिए अगर उत्पाद में कोई गैस बने, अगर उत्पाद है और उत्पाद में क्या बन रही है, गैस बन रही है, तो ये चिन्ह लगाना है। जैसे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है तो ये चिन्ह लगाएंगे, ऊपर की तरफ तीर का निशान लगाएंगे। अगर उत्पाद में अवक्षेप बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है, ठीक है, उत्पाद में क्या बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है। अवक्षेप का मतलब ये है कि कुछ पदार्थ नीचे बैठ रहा है, ठोस पदार्थ, ठीक है, तो इस तरह का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो अवक्षेप को आप ऐसे समझिए जैसे छाछ के और उत्पाद के बीच